हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रविंदर सिंह। क्या आपने कभी सोचा है अगर वुमेन रिजर्वेशन से वुमेन एम्पावरमेंट हो सकती है तो सिर्फ कुछ ही स्टेट रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं लड़कियों को। दूसरा क्वेश्चन, बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन क्या है, और अगर किसी कम्युनिटी की बैकवर्डनेस चेक करनी है तो क्या कास्ट उसका सोल फैक्टर हो सकता है, या फिर जैसे पॉवर्टी, प्लेस ऑफ हैबिटेशन, ऑक्यूपेशन जैसे फैक्टर को भी काउंट किया जाना चाहिए। चलिए इन सभी क्वेश्चन का, इन सभी रिडल का आंसर इस वीडियो में करते हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 1, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मीन्स जो स्टेट है इन 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता सिटीजन के अगेंस्ट। इसमें 2 वर्ड नोट करने वाले हैं, पहला स्टेट, दूसरा ओनली। स्टेट मीन्स ये जो हमें फंडामेंटल राइट अवेलेबल है वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। दूसरा वर्ड है ओनली। ओनली मीन्स ये जो 5 ग्राउंड गिवन है सिर्फ इन पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, या फिर किसी और ग्राउंड पे प्लस इनमें से कोई एक। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस रिक्रूटमेंट है, ठीक है, वहां पे मिनिमम हाइट क्राइटेरिया रखा है 5 फीट 7 इंच। अब जिसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन नहीं डाल सकता कि भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, ये वैलिड डिस्क्रिमिनेशन काउंट होएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, मास्टर डिग्री। अब जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री है वो सुप्रीम कोर्ट जाके ये नहीं कह सकता कि भाई इसकी मिनिमम मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है, कि मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री है लेकिन उन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है, तो ये वैलिड डिस्क्रिमिनेशन काउंट होगा। आर्टिकल 15 क्लोज 2, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to subclause A, access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment. Subclause B, the use of well, tanks, bathing arts, roads and place of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. अब ये क्या कह रहा है, किसी भी सिटीजन को इन 5 ग्राउंड पे, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड पे मना नहीं किया जा सकता कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको यूज करने से, चाहे वो बाथिंग आर्ट हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, एंटरटेनमेंट के लिए कोई प्लेस हो, ये सब। इस क्लोज को ऐड करने का एक रीजन था, आपने सुनी होंगी ये स्टोरी भी, कि जो गांव होते थे वहां पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के या बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी को जो बाथिंग आर्ट थे यूज नहीं करने दिए जाते थे। स्कूल्स में उनके बच्चे अलग बैठते थे और अपर कास्ट के लोग अलग, बच्चे अलग बैठते थे। जो कुआं था वहां से भी उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था। जो गांव का कॉमन तालाब था या पॉन्ड था वहां भी उनको उसको यूज नहीं करने दिया जाता था। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर थे उनको ये चीज पता थी कि अगर इस चीज को रोकना है तो ये क्लोज डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली, ये जो हमें फंडामेंटल राइट अवेलेबल है ये हमें स्टेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। इंडिविजुअल क्यों? क्योंकि गांव में इंडिविजुअल ही रोकते हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है या जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी को ये सब यूज करने से। दूसरी, ये सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए अलाउड है। मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है वहीं पे ये अलाउड है, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसका एक पर्सनल तालाब है, कुआं है। अब कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो मेंबर है वो सुप्रीम कोर्ट जाके ये नहीं कह सकता सर मुझे उस तालाब से पानी भरना है तो मुझे वो पानी भरने की इजाजत दी जाए और पुलिस को कहा जाए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो उस आदमी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये जो लाइबिलिटी, ये जो राइट है, फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, ये सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी जहां पे गवर्नमेंट का पैसा लगा है किसी भी वे में, थोड़ा या बहुत जैसे भी, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 3 की। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। मीन्स जो स्टेट है अब वुमेन और चिल्ड्रन के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। किस टाइप के प्रोविजन? फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बसेस में, ट्रेन में, मेट्रो में सीट रिजर्व करी जाती है वुमेन के लिए, ठीक है।
वुमेन प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वर्क प्लेस हैरासमेंट लॉ, ठीक है, शी बॉक्स, और अमेंडमेंट इन हिंदू सेसेशन एक्ट, ठीक है, और एग्जांपल जैसे हाँ रिजर्वेशन है 33% पंचायत में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में। ये सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 15 क्लोज 3 के अंदर। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें और मैं बताता हूँ आपको जो समझने वाली हैं। पहली, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक अनेबलिंग क्लोज है। सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट में ये बार बार कहा है कि ये लड़कियां इसे फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकती। ये पूरी की पूरी स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर है। ऑल्दो ऐसा होना चाहिए कि स्टेट को ये सब करना चाहिए, लेकिन कोई भी लड़की इसे एज अ फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकती। दूसरी चीज, आर्टिकल 15 क्लोज 1 और क्लोज 2 बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, ठीक है, और आर्टिकल 15 क्लोज 3, 4, 5, 6 ये बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। ये दोनों चीजें याद रखना। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 4 की। नथिंग इन दिस आर्टिकल or clause 2 of article 29 shall prevent the state from making special provision in favor of socially and educationally backward classes or ST and SC community। मीन्स अगेन इसमें स्टेट को परमिशन दी गई है कि वो प्रोविजन लेके आ सकते हैं इन फेवर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SC ST की एडवांसमेंट के लिए। अब इसको जो ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया था? एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, उसको ओवरकम करने के लिए। उसको डिस्कस करने से पहले एक दो बातें और। अगेन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करे या ना करे ST SC को। इस चीज को याद रखना, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। मैं कुछ केसेस को आगे डिस्कस करूंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये बात, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 15 क्लोज 4 का जो स्कोप है वो काफी वाइड है। रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक नहीं है, रूम कोटा प्रोवाइड किया जाता है हॉस्टल फैसिलिटीज में, ठीक है, स्कॉलरशिप दी जाती है SC ST कम्युनिटी को। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी डेफिनेशन की, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की। SC ST के बारे में आर्टिकल 340 एंड आर्टिकल 341 में लिखा गया है, लेकिन इसके बारे में नहीं लिखा गया, और यही बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा आगे। चलिए कुछ केसेस को ब्रीफली डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला केस आर्टिकल 15 क्लोज 4 जिसकी वजह से ऐड हुआ था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दुरायजन 1951। स्टेट ऑफ मद्रास एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में कुछ सीटें रिजर्व रखता है, ठीक है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे था, हर 14 सीट्स पे 6 सीट नॉन ब्राह्मण, 2 सीट ब्राह्मण के लिए, 2 बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, 2 हरिजन के लिए, 1 मुस्लिम के लिए, 1 क्रिश्चियन के लिए। अभी आपको सरम दिखा, ये कम्युनल लाइन पे ही है। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले चल रहा था और इसको आगे भी कंटिन्यू किया गया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने सरेआम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये कह के भाई आर्टिकल 15 क्लोज 1 के अगेंस्ट है, प्लस आर्टिकल 29 क्लोज 2 के भी अगेंस्ट है। आर्टिकल 29(2) क्लोज टू क्या कहता है, भाई किसी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कास्ट, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज के बेस पे एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। आर्टिकल 15 क्लोज 4 के आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास सब पूरी फ्रीडम थी, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं SC ST और SC BC कम्युनिटी के फेवर में, ठीक है। ऐसे ही केस है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। स्टेट ऑफ मैसूर क्या करता है, 68% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में। इसी को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग में क्या कहता है, कहता है कि 68% रिजर्वेशन इज इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 15 क्लोज 4, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट है। दूसरी चीज ये कहता है कि जो मैक्सिमम रिजर्वेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो वो 50% है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक सीलिंग लगा दी, कैप लगा दी, भाई इससे ज्यादा आप रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वो 50% है। तीसरी चीज, आप बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी को फर्दर कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसमें स्टेट ऑफ मैसूर क्या करता है, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है वो ऐसे करता है SC ST बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास।
तो उसने कहा कि ये गलत है, बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास आप नहीं कर सकते। चौथी चीज, कास्ट अकेला फैक्टर नहीं हो सकता बैकवर्डनेस डिटरमाइन करने के लिए, आपको दूसरे फैक्टर भी काउंट करने चाहिए। फॉर आर्टिकल 15 क्लोज 4 में क्लियरली लिखा गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन, ठीक है। तो पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ हैबिटेशन जैसे फैक्टर को भी काउंट किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, प्रदीप टंडन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1974। इस केस में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर को देख के रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, रूरल एरिया, हिल एरिया, उत्तराखंड एरिया, इसको चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग में कहता है कि जो रूरल उत्तराखंड एरिया और हिल एरिया से आते हैं वो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, वो काफ़ी कम है। लेकिन जो लोग रूरल एरिया से आते हैं, जरूरी नहीं सभी के सभी एजुकेशनली बैकवर्ड हो। तो इस केस से एक और चीज़ पता चली, प्लेस ऑफ हैबिटेशन और एनवायरमेंट फैक्टर भी काउंट होते हैं बैकवर्डनेस डिटरमाइन करने के लिए। सॉरी, मैंने इस लास्ट वाले केस में प्लेस ऑफ हैबिटेशन काउंट किया था, वो इस केस में था। अब बात करते हैं लास्ट केस की, इंदिरा साहनी केस की। इसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। ये केस काफ़ी बड़ा है, इसको आर्टिकल 16 में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आर्टिकल 15 के रेलेवेंस के हिसाब से इसको डिस्कस करने वाला हूँ। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये था, जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास जो सब कैटेगराइज किया गया था एमआर बालाजी केस में, कहा गया था कि ये नहीं वैलिड है, इसमें कहा कि ये वैलिड है, ठीक है। तीसरी चीज़, बैकवर्ड क्लास सिटीजन का जो मेंशन है आर्टिकल 15 क्लोज 4 में वो सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है जो आर्टिकल 16 क्लोज 4 में है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 5 की। इसे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। इस क्लोज के आने से अब स्टेट के पास राइट था कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर सकते हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन फेवर ऑफ SC, ST, SCBC। इसकी एक एक्सेप्शन है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक्चुअली ये रिजर्वेशन पॉलिसी पहले भी स्टेट गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया था PA इनामदार केस में। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जबरदस्ती इंपोज नहीं कर सकती रिजर्वेशन पॉलिसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब जब आर्टिकल 15 क्लोज 5 को आप रीड करोगे, उसकी स्टार्टिंग में एक लाइन कही गई है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और 19 क्लोज 1 सब क्लोज G। अब ये क्यों ऐड किया गया था, इसके पीछे भी रीजन था, लेकिन उससे पहले एक बार आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज G पढ़ लेते हैं। वो क्या है, ये कहता है कि भाई किसी भी सिटीजन के पास फ्रीडम है कि वो कोई भी प्रोफेशन चूज करे, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज करे, कोई भी जॉब करे, ठीक है, वो उसका राइट है, ठीक है। अब एक केस आया था TMA फाउंडेशन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, उसमें ये कहा था कि राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कम्स अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज G। इसीलिए इसको आर्टिकल 15 क्लोज 5 में भी ऐड किया गया था। फाइनली दिस अमेंडमेंट एम्ड एट अचीविंग सोशल जस्टिस इन एक्सेस टू एजुकेशन, ये इसका मेन पर्पस था। चलिए अब आर्टिकल 15 के लास्ट क्लोज को डिस्कस करते हैं। इसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है। इसमें अब स्टेट के पास पावर है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है मैक्सिमम 10% एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। इसमें प्राइवेट भी आते हैं, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, ठीक है। इसको ऐड करने का एक रीजन था, काफी टाइम से प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि जो अपर कास्ट के जो पुअर सेक्शन है अपर कास्ट में, वो काफी पीछे रह गए हैं, ना ही उनके पास रिसोर्सेज हैं और ना ही उनके पास रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है। इसी चीज को देखते हुए इसको लाया गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन कौन आएंगे, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहेगी इनकम बेस्ड, कि भाई इतनी मिनिमम इनकम है, इससे ऊपर वाले इसमें इंक्लूड नहीं होंगे और इससे कम वाले इसमें इंक्लूड होंगे। ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाने, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी जो लाई गई है, ये पहले भी कोशिश की गई थी। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई थी तो ओबीसी के लिए 20% रिजर्वेशन लागू कर दी गई थी, लेकिन काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। इस चीज को शांत करने के लिए नरसिम्हा राव जो हमारे एक्स लेट PM थे, उन्होंने
10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। लेकिन हुआ क्या, इसे इंदिरा केस में चैलेंज किया गया और इसको रिमूव कर दिया गया, ये कह के कि भाई जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है वो सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का। सेम चीज रिपीट करी 2015 में राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वो जाटों को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो जाट है वो सोशली बैकवर्ड नहीं है और ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इस अमेंडमेंट एक्ट को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन अभी तक इस पे कोई डिसीजन आया नहीं है। जब आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आपका आर्टिकल 15 कंप्लीट हो गया है, हमने इसे बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सजेशन, कोई डाउट या मैंने कोई मिस्टेक की हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, जरूर बताना, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।